ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता के सरोकारों की। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ संजय भट्ट जी मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि प्रगतिशील राजनीति से आप क्या समझते हैं और किन चीज़ों को आप चाहते हैं कि प्रगतिशील राजनीति में जो है वो ऐड ऑन हो सके? देखिए, प्रगतिशील राजनीति का सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो हमारा देश है वो, क्योंकि उसकी प्रगति तभी होगी जब हमारे देशवासियों की प्रगति होगी। क्योंकि भारत क्या है, मैं ही तो भारत हूँ, साक्षी जी ही तो भारत है, हम सभी तो भारत हैं, हम सबसे ही तो भारत हैं। तो हम लोगों की प्रगति होगी तो देश की भी प्रगति होगी। और राजनीति प्रगतिशील इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देखिए, अगर अभी हमने देखा होगा कि 1 साल तक आंदोलन चला, किसानों का आंदोलन चला, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। अब चुनाव आ गया तो उनकी मांगे मान ली गई। तो जब हमारी कोई भी सत्ता में कोई भी हो सकता है, आज आप हैं, कल मैं हूं, कल कोई और होगा, सत्ता में आना जाना लगा रहता है। लेकिन हमें अपने विचारों को इस प्रकार के प्रगतिशील रखना चाहिए कि अगर कोई आंदोलन कर रहा है, एक बहुत बड़ा समूह कर रहा है, वो इसी देश के नागरिक हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और साथ ही साथ राजनीति का इस तरह से, जिस तरह से आज के सिनेरियो में देखा जाए, अगर कहा जाए पिछले 5-7 सालों में देश में राजनीति जिस प्रकार की हो गई, वो प्रगतिशील में बाधक राजनीति है। एक सर सवाल ये है कि तमाम जो दल हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं। हालांकि कुछ पार्टीज ऐसी हैं भी जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करती हैं, लेकिन बहुत सी पार्टी, अगर हम बात करें तो अगर 100 में से 70% पार्टियां ऐसी हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पाती, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वैसे तो संविधान भारत का है और भारत के संविधान के अनुसार चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग में जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी ही कही जाएगी। ये अलग बात है, जैसा आपने कहा, कुछ उदाहरण उसके हो सकते हैं कि नाम भले वो रख लें कि हम समाजवादी हैं और पारिवारिक पार्टी बन जाएं, या वो नाम रख लें कि ये पार्टी है और उसमें अध्यक्ष का चुनाव ही ना हो। वो लोकतंत्र की अवहेलना है। और उन्हें समय समय पर चुनाव आयोग नोटिस भी देता है कि भाई आपके यहाँ इतने समय से चुनाव नहीं हुआ, या ये चुनाव नहीं कराएंगे तो आपकी राजनीतिक दल की हम सदस्यता खत्म कर देंगे, भंग कर देंगे। ये चुनाव आयोग करता भी है। एक सवाल सर ये था कि चुनावी पार्टियों की तो हमने बात करी, लेकिन एक मुद्दा है जो हर बार उठकर आता है और देखा जाता है कि ना चाहते हुए भी ये विषय जो है अक्सर उठ के सबके सामने आता है। अब 2022 में चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में, और उसी के मद्देनजर देखा जाता है कि डेवलपमेंट से हटके जो है मुद्दा धार्मिक तरीके से चला जाता है, भावनात्मक तरीके से चला जाता है। कस्बा, जात पात, इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो जाती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत 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 दुखद है कि राजनीति, कभी हम सुनते थे जब हम थोड़े छोटे थे या बिल्कुल यंग थे कि बिहार में, यूपी में जाति की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है। लेकिन अगर हमारे उत्तराखंड में भी इस प्रकार की, देवभूमि उत्तराखंड है, इस प्रकार की राजनीति होती है तो वो अच्छी बात नहीं है। राजनीति इन चीज़ों से ऊपर उठकर होनी चाहिए। हमें चाहिए उत्तराखंड की प्रगति। हमने उत्तराखंड इसीलिए अलग मांगा था उत्तर प्रदेश से कि उत्तराखंड एक पिछड़ चुका था, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, और उस पिछड़ेपन को दूर करना था। लेकिन हुआ उल्टा। उत्तराखंड बनने के बाद 5000 सरकारी स्कूल बंद हो गए उत्तराखंड में। तो ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, जो यहाँ की सरकार है, उन्हीं की। तो अभी आपने देखा होगा, अभी 3-3 मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड में बदल गए। 3 मुख्यमंत्रियों को तो रोजगार मिल गया, लेकिन उत्तराखंड बेरोजगारी में पहले नंबर पे 23.4%, यानी हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर कहते हैं, सरकार कहती है हमने पलायन आयोग बना दिया और अब युवा पलायन नहीं करेगा। उत्तराखंड के पहाड़ के गांव भूतहा नहीं होंगे, घर खाली नहीं होंगे। लेकिन जो पलायन आयोग ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाती है, वो पलायन आयोग पौड़ी गढ़वाल यानी पहाड़ पर बनता है, उसका मुख्यालय, और वो पलायन करके देहरादून आ जाता है। यानी इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान जो पलायन आयोग बनता है, उसका मुख्यालय पहाड़ से पलायन करके मैदान में आ जाता है। तो उत्तराखंड तो जस का तस भी नहीं रहा, बल्कि उल्टा हो गया। उत्तराखंड के पास जितने संसाधन है, शायद ही देश में किसी दूसरे राज्य के पास इतने संसाधन हो, इतनी बिजली बन सकती है, अथाह नदियां हैं यहाँ, इतना कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन नियत और नीति हमारे 11 के 11 मुख्यमंत्रियों की सही नहीं रही। बिल्कुल सर, आपने प्रगति की बात करी, और प्रगति जो है विकास का ही एक रूप होती है। विकास के बहुत मापदंड होते हैं सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें होती हैं। आपके व्यक्तिगत तौर पे क्या मापदंड जो है आप विकास का सोचते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आज अगर उत्तराखंड की हम हालात देखेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत, मैंने जैसा पहले भी बताया कि 5000 सरकारी स्कूल बंद हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती। उत्तराखंड में 5000 सरकारी स्कूल इन 21 सालों के दौरान बंद हो गए। उत्तराखंड बनने के बाद तो 5000 और बनने चाहिए थे। 5000 नहीं तो कम से कम वो 5000 तो बचा के रख लेते।
लेकिन यहाँ तो बंद हो गए। स्वास्थ्य की, जच्चा बच्चा की किस प्रकार से मृत्यु होती है, और खेत में प्रसव होता है, सड़क पे प्रसव होता है, टिहरी में दूध की गाड़ी में प्रसव हुआ, चमोली रुद्रप्रयाग की बात है, सड़क में सरकारी बस में प्रसव हुआ, और अगर देहरादून की बात करें लाल पुल पर प्रसव हुआ। अगर आप हल्द्वानी की बात करेंगे तो हल्द्वानी के जो बस स्टैंड है उसके शौचालय में प्रसव हुआ। ये इस 5 साल के अंदर की बात बता रहा हूं मैं। तो ये हाल हमारे स्वास्थ्य के हैं। तो जब हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं, वो माताएं बहनें जिन्होंने घर छोड़कर, लड़ झगड़ कर, न जाने क्या क्या सहकर उत्तराखंड आंदोलन लड़ा और इस उत्तराखंड को बनवाया, यानी जिन माताओं बहनों ने ये उत्तराखंड बनवाया, उनकी हालत इन 11 मुख्यमंत्रियों ने क्या कर दी, दयनीय। एक सवाल सर ये है कि चुनाव जो मत देने जाते हैं तो नोटा का बटन दबा के आ जाते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं सर? किस तरीके से युवाओं को और राजनीति से जोड़ा जाए, किस तरीके से युवाओं के सपने ना टूटे, इस पर प्रयास किया जाए? आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि क्या करना चाहिए ऐसे दल को, पार्टी को, कि युवा भी कहीं ना कहीं खुश रहे? जी बिल्कुल साक्षी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ युवा हम जैसे होते हैं जो राजनीति में आकर बदलने की कोशिश करते हैं। सफलता असफलता बात की बात है, लेकिन कोशिश करनी इंसान का धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है, और वो करनी भी चाहिए हम लोगों को, और बहुत से लोग करते हैं अपने अपने तरीकों से। और दूसरी तरफ एक युवा वो होता है जो आपने कहा नोटा का बटन दबाता है, क्योंकि वो थक हार चुका होता है पॉलिटिकल पार्टियों से और राजनीति की जो हालत है आज है। यानी जब चुनाव आएगा तो उस मुद्दे को गुमराह कर दिया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, उनको गुम कर और उन मुद्दों को ले आएंगे कि आज ये वाला व्यक्ति, नेता, विधायक इस पार्टी में चला गया छोड़कर, ये छोड़कर इसमें चला गया, आज इसकी मुलाकात हुई, आज इसकी मुलाकात हुई, और जो आम युवा का जो मुद्दा है उसको खत्म कर दिया जाता है। इसलिए वो नोटा दबाता है। अभी की हाल की बात है, जो उपचुनाव हुए अभी 29 सीटों पे और 3 लोकसभा की सीटों पे और 29 विधानसभा, खांडवा मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीट पे चुनाव हुआ, वहाँ 14,000 के करीब लोगों ने नोटा पर बटन दबाया है। सर, समाज कल्याण की बात करें या राजनीति को ऊपर ग्राफ तक पहुंचाने की बात करें, इसमें प्रगति लाने की कोशिश जो है आईपा द्वारा करी जा रही है। किस तरीके से इस कोशिश को देखते हैं और आगे किस तरीके से आप चाहते हैं कि आईपा काम करे? देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर कोई भी मंच इस अच्छा काम को करता है और प्रगतिशील राजनीति को लाने की कोशिश करता है, तो उसका हर व्यक्ति को, हर पार्टी, देखिए हो सकता है मेरी विचारधारा अलग हो, आपकी अलग हो, किसी और की अलग हो, लेकिन हम सब के मन में कहीं ना कहीं इतना या इतना अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये तो रहता है कि प्रगति समाज की भी हो और राजनीति की भी प्रगति हो और देश की भी प्रगति हो। तो प्रगतिशील राजनीति के लिए काम करना चाहिए, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए, जैसे आप सजग हुए, कुछ लोग और भी सजग हुए, हम सब लोग जिस दिन सजग हो जाएंगे तो राजनीति प्रगतिशील हो जाएगी और हमारे असल मुद्दे जो हैं उन्हीं पर चुनाव होगा। और जनता के लिए जो मैनिफेस्टो पार्टियां जारी करती हैं ना, मैनिफेस्टो, वो मैनिफेस्टो बनाते हैं कि ये हमारा मैनिफेस्टो है, और फिर बाद में चुनाव के बाद उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं और फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। यानी जो कहा वो किया नहीं, जुमला और वादा किया, गारंटी वाली बात कोई नहीं करता। तो वो जब जनता के लिए काम होने लगेगा वो तभी होगा जब आप जैसे संगठन या हम जैसे या दूसरे जो युवा कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, वो लोग प्रगतिशील राजनीति की विचारधारा को प्रसारित करेंगे और प्रगति के बारे में जो जिस प्रकार से, मतलब जब तक हम लोगों के माइंड डेवलप नहीं होंगे और हम अच्छी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, हम गुमराह नहीं हो पाएंगे और सोच समझ कर वोट देंगे कि हाँ ये सही है, ये शिक्षा पे काम कर सकता है, स्वास्थ्य पे काम कर सकता है, ये पहाड़ के लिए काम कर सकता है, उस दिन जरूर अच्छा होगा। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी, आपका भी और आईपा का भी शुक्रिया। ये थे संजय भट्ट जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बातचीत करी। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।